Good morning class 6. Welcome all again to your social studies classes. Okay. So in the last class we were studying about chapter number 10. हम लोग chapter number 10 के बारे में पढ़ रहे थे ना, our past, अपने भूत के बारे में, जो हमारे past में जो भी चीज़ हुआ है। यहाँ से हम लोग का history शुरू हुआ था और हम लोग chapter number 10 में पढ़ रहे थे introducing history of the world, कि जो विश्व का, भारत, पूरे हमारे संसार का जो हिस्ट्री है, इतिहास, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ी थी, जैसे कि आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ा, सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री पढ़ा, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड सो ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू पेज नंबर 70। सारे बच्चे पेज नंबर 70 पे आ जाएंगे और हम शुरू करेंगे हम लोग आज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स से। तो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, चलो मैनी, अब टूल्स क्या होते हैं? एक प्रकार के हमारे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। Many tools and implements used by early people have been found at various archaeological sites. They help in telling us about the kind of life those people lived. They also tell us about their work and their society. टूल मतलब जिस चीज़ की सहायता से हम कोई अपना काम कर सकते हैं। जैसे नाइफ हमारे लिए क्या एक टूल है, जिसकी वजह से हम जिसकी सहायता से हम सब्जी को काट सकते हैं। तो जो बहुत सारे टूल्स हमको मिल जाते हैं पुरानी सभ्यता के, एक्सकेवेशंस जब हम करते हैं या फिर बरियल करते हैं, तो जो टूल्स मिलते हैं, हमें इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, वो हमें क्या बताते हैं कि जो सभ्यता उस टाइम पे थी, उस टाइम पे लोग कैसे तरीके के टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे, और वो हमें उस सभ्यता के लाइफस्टाइल के बारे में भी बताती है। चलो अब आ जाएंगे इंस्क्रिप्शंस पे। टूल्स के बाद इंस्क्रिप्शंस। Inscriptions are the written records engraved on coins, pillars, walls of temples, caves, forts, palaces and on copper or clay tablets. तो inscriptions क्या है? ये written records हैं, ये लिखी गई हुई बातें हैं। कहाँ पे लिखी गई हैं? coins, जिस सिक्कों पे लिख दी गई, pillars पे लिख दी गई, wall of temples, मंदिरों के दीवार पे, caves है ना, forts, किला पे, palaces, महलों पे, and on copper और clay tablets पे भी लिखी गई हैं। They not only tell us the names of the kings but also tell us about their empires, the wars fought by them, their messages of peace, their administration and the extent of their area. तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें उनके एम्पायर, उनकी जो डायनेस्टी थी उसके बारे में नहीं बताते हैं। ये हमें उन्होंने क्या क्या लड़ाइयाँ की, उन्होंने किस प्रकार से अपने राज्य में शांति बरकरार किया, उन्होंने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया, और जो भी उनका एम्पायर था, जो भी उनका किंगडम था, वो उसका क्षेत्र क्या था, वो कहाँ तक था, उसके बारे में भी हमें बताती हैं। जैसे द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस टेल्स अस अबाउट द समुद्रगुप्त मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस है वो हमें समुद्रगुप्त के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट मतलब जीत के बारे में बताती हैं। तिरुबालांगाड़ू उत्तीरामेरूर इंस्क्रिप्शंस हमें चोला रेन के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताती हैं। एपिग्राफी क्या होती है? एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन स्टोन एंड क्ले और कॉपर प्लेट्स। तो एपिग्राफी क्या होती है? स्टडी, पढ़ना, किन चीज़ों को? इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना ही क्या है? एपिग्राफी। जैसे जेम्स प्रिंसेप, एन ऑफिशियल ऑफ द कलकत्ता मिंट, वॉज द फर्स्ट टू इंटरप्रेट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड रीड द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स प्रिंसेप जो थे वो सबसे पहले ऑफिशियल थे जो कि कलकत्ता मिंट के थे, जहाँ पे सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं। वॉज द फर्स्ट टू इंटरप्रेट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा। एंड रीड द एडिक्ट्स ऑफ अशोक, और अशोक काल में जो भी हुआ था, जब अशोक राजा थे तब जो भी हुआ था, उन्होंने जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो भी इंस्क्रिप्शंस थे उनके, उसको पढ़ा। इंस्क्रिप्शंस ऑफ द मौर्यन किंग अशोक आर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया। ठीक है, जो मौर्यन किंग थे अशोक, उनके दौरान जो इंस्क्रिप्शंस थे वो सबसे पुराने हैं।
दे आर नोन एज एडिक्ट्स, जिसको हम लोग एडिक्ट्स के नाम से जानते हैं। अब आ जाएंगे कॉइन्स पे। नॉर्मली द कॉइन्स वर मेड ऑफ मेटल्स और द अलॉयज मेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, उस टाइम पे जो भी मेटल यूज में रहता था, फिर अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स, है ना, तो उसका यूज करके कॉइन्स बना दिया जाता था। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट द रूलर्स इन अ पर्टिकुलर डायनेस्टी एंड सर्टेन देयर रेन। कॉइन से भी हम लोग उस समय के राजाओं के बारे में पता लगा सकते हैं। समटाइम्स कॉइन्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड रिलीजन ऑफ द किंग। सब कुछ कभी कभार तो कॉइन्स हमें वो जो राजा किस प्रकार का था, वो कठोर था कि दयालु था, उसके नेचर के बारे में, उसकी सभ्यता के बारे में, उसके धर्म के बारे में भी हमें बता देता है। जैसे कि कॉइन्स इशूड बाय समुद्रगुप्त वर कार्ड विद दिस पिक्चर विद अ वीणा। जैसे कि जब समुद्रगुप्त के दौरान क्या हुआ था, जो सिक्के जब उसके दौरान था तो उसके सिक्कों पे क्या बनता था, उसी की फोटो बनी रहती थी, उसी का पिक्चर बना रहता था, और वो अपने हाथ में क्या लिया हुआ था, वीणा। दिस क्लियरली इंडिकेट्स हिज लव फॉर म्यूजिक। और इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि वो एक बहुत ही पेट्रन ऑफ म्यूजिक था, उसको म्यूजिक में बहुत ही इंटरेस्ट था। अब आ जाओगे पॉटरी पे। इंस्क्रिप्शंस हो गए, पॉटरी। इंस्क्रिप्शंस के बाद क्या पढ़ा, कॉइन्स एंड देन पॉटरी। तो ये सारे क्या है हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। पॉटरी में क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस मेनी पॉट्स हैव आल्सो बीन अनअर्थड। ठीक है, जब हम लोग एक्सकेवेशंस करते हैं, जब खोद करके जब गड़ी गड़ाई चीज़ों को निकालते हैं, उसे हम लोग एक्सकेवेशन कहते हैं। उस दौरान बहुत सारे में पॉट्स भी मिलते हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे फोटो बना हुआ है एक्सकेवेटेड पॉट्स। ये हमें क्या बताते हैं, दे आर बेसिक यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले और इन लेटर टाइम्स ऑफ मेटल। दे टेल अस अबाउट द कल्चर, सिविलाइजेशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट रीच्ड बाय द पीपल ऑफ अ सर्टेन एरिया। इससे हमें ये पता चल जाता है कि उस दौरान क्या कल्चर था, क्या सिविलाइजेशन था, और उस दौरान जो लोग भी, जो व्यक्ति थे, उन्होंने कितना अपने आप को डेवलप कर रखा था। अब आ जाएंगे मॉन्यूमेंट्स पे। Old buildings and ruins of historical importance which have survived the test of time are called monuments। ठीक है ना, ओल्ड बिल्डिंग्स एंड ruins of historical importance, वो बिल्डिंग्स जो बहुत पुरानी हैं और जिनका अपना बहुत ही हिस्टोरिकली वो इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं, जो कि आज तक भी हैं। जैसे कि सांची स्तूपा है, देखो ये बना हुआ है यहाँ पे, साउथ गेट उसका दिख रहा है। These structures are mostly found as temples। या तो मंदिर होते हैं, मॉस्क होते हैं, या तो टूम्ब होते हैं, स्तूपास होते हैं, पैलेसेस होते हैं, फिर फोर्ट्स होते हैं। ये भी हमें बहुत चीज़ें बताती हैं अबाउट सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द एज व्हेन दे वर बिल्ट, रीबिल्ट और ऑल्टर्ड। ये भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं उस टाइम के समाज के बारे में, उस टाइम के धर्म के बारे में, और उस टाइम के कल्चर के बारे में, लोगों के कल्चर के बारे में, जिसको बनाया गया, फिर अगर ध्वस्त हो गया तो फिर बनाया गया, या फिर उसकी जगह पे कुछ और ही बना दिया गया। तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। जैसे कि जब अशोक के टाइम पे क्या था, द सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश वॉज ओरिजिनली बिल्ड विद ब्रिक्स। अशोक के दौरान, जब अशोक राजा थे मॉडर्न एम्पायर के, उस दौरान क्या हुआ, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप, जो कि पहले किस चीज़ से बना था, ब्रिक्स, ईंटों से बना था। लेटर ड्यूरिंग द सुंगा पीरियड it was nearly doubled in circumference and the stones replaced the bricks of Ashokan times। और सुंगा पीरियड में क्या हुआ, इसके सर्कमफ्रेंस को बढ़ा दिया गया, मतलब इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया, और जो ब्रिक्स थे उनको उनके जगह पे क्या लगा दिया गया, स्टोन्स, पत्थर लगा दिया गया। 4 gates, 1 in each direction, were added to enhance its slope। और 4 गेट को हर एक अलग अलग डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, उसको लगाया गया ताकि उसका अट्रैक्शन और बढ़ सके। इंस्क्रिप्शन ऑन द साउथ गेट टेल्स अस दैट वाज डोनेटेड बाय किंग सतकर्णी। और जो इंस्क्रिप्शन जो कि साउथ गेट पे है, उससे हमको ये पता लगता है कि ये किंग सतकर्णी ने इसको दिया था। अब देखो, शोर टेम्पल जो कि चेन्नई में है, ताजमहल आगरा में सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है, रेड फोर्ट दिल्ली में, सही सारे क्या हैं, हिस्टोरिकली वेरी सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स। लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी मतलब लिखना, लिटरेरी सोर्सेज में आ जाएंगे लिटरेरी सोर्स, मतलब कि लिखित हमें कहाँ से पता चल जाता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था। देखो, रिटन रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड ऑन स्टोन्स, पिलर्स और कॉपर टैबलेट्स। आपको पता ही है, स्टोन्स, पिलर्स पे सब लिखा जाता था। लेटर व्हेन पेपर वॉज इन्वेंटेड दे बिगैन टू राइट ऑन पेपर बाय हैंड। और जब बाद में जब समय बीत गया, कुछ समय हो गया, तो क्या हुआ, चीज़ें पेपर पे लिखी जाने लगी। These records
रिकॉर्ड को हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। और इसका नाम मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों है? क्योंकि मनु से बना मैन्यूस्क्रिप्ट। ये देखो मैन्यूस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब लिखना, और मैन्यू मतलब हाथ से, मैनुअल होता है ना, मतलब जब लोग अपने हाथों से काम करते हैं। लैटिन वर्ड है ये जिसका मतलब है हैंड, तो हाथों से लिखे हुए चीज़ को मैन्यूस्क्रिप्ट बोलेंगे। इंडियन लिटरेचर वॉज रिटन इन प्राकृत, पाली, संस्कृत और तमिल। जो भारत का लिटरेचर है, साहित्य है, वो पहले किन किन भाषाओं में लिखा गया? प्राकृत में, पाली में, संस्कृत या फिर तमिल में। लैंग्वेज और द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंडेंट ऑन द रीजन टू विच इट बिलोंग्ड। एज वी कैन सी महाभारत रामायण वर रिटन इन संस्कृत, है ना। महाभारत रामायण किस में लिखा गया था? संस्कृत में, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में लिखे गए थे। संस्कृत नॉर्थ इंडिया के उस टाइम पे मेन लैंग्वेज थी। मानी में कलाई और शिलापद्दिकरम ये सारे तमिल में लिखे गए थे, कि ये साउथ इंडियन लोगों ने लिखा था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स गॉट डिस्ट्रॉयड बट मेनी ऑफ देम आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज, लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। उस टाइम में बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स खराब हो गए, लिखी गई चीज़ें क्या होंगी? खराब हो गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व बचा करके रखा गया है मंदिरों में, मोनास्ट्रीज में, लाइब्रेरीज में, है ना। लिटरेरी सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। तो लिटरेरी सोर्सेज को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक रिलीजियस हो गया और एक नॉन रिलीजियस, और एक क्या हो गया? नॉन रिलीजियस। तो ये सबको पता चल जाएगा, वेरी इजी। रिलीजियस है धार्मिक किताबें जो कि हमारे ग्रंथ हैं, है ना, और नॉन रिलीजियस मतलब जो धार्मिक नहीं है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द लिटरेचर विच वॉज रिटन फॉर स्प्रेडिंग रिलीजियस टीचिंग्स एंड रिचुअल्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो जो हमारे धर्म के बारे में बातों को बताने के लिए, चीज़ों को स्प्रेड करने के लिए लिखा जाता था, वो रिलीजियस लिटरेचर होता था। जैसे जो 4 वेद हैं हमारे, कौन कौन से वेद है भाई? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो सब भी संस्कृत में लिखे गए थे। उपनिषद, स्मृतिज, ब्रह्मणास, अंगाज, उपंगास, पुराणास, महाभारत, रामायण, जातक, ये सारे क्या हैं? जो जातक हैं, जो वो जैन्स लिखे थे प्राकृत लैंग्वेज में। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर्स रिटन इन पाली लैंग्वेज, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। ये सब हमें सारी रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स हैं। द लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया इज रिटन इन तमिल, तेलुगु एंड अदर लैंग्वेजेस। अब साउथ इंडिया में तो तमिल लैंग्वेज चलती है, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, और भी अदर लैंग्वेजेस, तो उसमें लिखा गया था। सेक्युलर लिटरेचर क्या है? इट मे बी टर्म्ड एज जनरल लिटरेचर विच इंक्लूड्स पोएट्री, प्ले, स्टोरीज, ट्रैवल अकाउंट्स एंड एथिक्स। दे आर ऑफ ए नॉन रिलीजियस नेचर। अब ये कौन सी बुक्स हैं? ये नॉन रिलीजियस नेचर की हैं, मतलब ये धार्मिक किताबें नहीं हैं। इन्हें सेक्युलर क्यों है? क्योंकि इनमें क्या मिल जाएगा आपको? पोएट्रीज मिल जाएंगी, कविताएं, प्लेज, ड्रामा मिल जाएगा, स्टोरीज, कहानियाँ मिलेंगी, ट्रैवल अकाउंट्स, जो उस टाइम पे जो ट्रैवलर्स होते थे, जो एक कंट्री से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे, है ना, और फिर उस टाइम पे वो सभ्यता के बारे में लिखते थे कि हाँ हम इस कंट्री में गए, यहाँ पे ये सभ्यता देखा, ये चीज़ों का डेवलपमेंट देखा, वो सभी हमें सेक्युलर लिटरेचर में मिलेगा। A lot of them are written to record the events and rules of society and administrative regulations. Books like धर्मशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, ये सारी सेक्युलर लिटरेचर से बिलोंग करती हैं। और ये सारे जो बुक्स हैं उनका स्पेलिंग और बुक्स किसने लिखी हैं वो आपको अच्छी तरीके से रटी हुई होनी चाहिए। चलो कैसे? जैसे धर्मशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये आपको पता होना चाहिए। साउथ इंडियन शिलापद्दिकरम और मनी में कलाई आर नॉट ओनली डिलाइटफुल टू रीड बट ऑल्सो टेल्स अबाउट द सोसाइटी। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन ये हमें उस दौरान के उस सोसाइटी के बारे में बताती भी हैं। रिटन अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स मतलब जो एक देश से दूसरे देश में घूमते थे, जो कि इंडिका किसने लिखा है? ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज ने। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है। इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज था तब मेगास्थनीज आया था भारत और उसने लिखा इंडिका, भारत से इंडिका लिखा। देखो राइटिंग्स ऑफ द चाइनीज ट्रैवलर, मेगास्थनीज चाइनीज ट्रैवलर था। फाहियान राइटिंग ऑफ द चाइनीज, ये ग्रीक ट्रैवलर था मेगास्थनीज। और फाहियान जो है देखो यहाँ लिखा है फा, और चाइनीज़ का ज़्यादातर नाम XIAN जियान वगैरह ऐसे करके होता है ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ेंगे फाहियान। ये हो गया आपका चाइनीज़ ट्रैवलर था। और ह्यून सांग,
ये भी चाइनीज ट्रैवलर था, उसने उस दौरान भारत भ्रमण किया था और उसके बाद उसने सेक्युलर लिटरेचर लिखा। दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट पीरियड, और उन्होंने उस दौरान पे पॉलिटिकल, सोशल और जो इकोनॉमिक लाइफ थी जो भारत के लिए, उसके बारे में उसमें बताया। फाहियान gave a detailed account of the reign of Chandragupta Vikramaditya, while Huansang wrote Sayuki, which is an important source of information about King Harsha। तो फाहियान ने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य के बारे में, और ह्यूआनसांग ने सायुकी में किंग हर्ष के बारे में बताया है, राजा हर्ष के बारे में। Apart from these, there are many Roman and Greek accounts that tells us about ancient Indians, geography and trade, जैसे कि Periplus of the Erythraean Sea is another account by a Greek traveler who describes the various ports of India as he traveled from the Mediterranean Sea to the western coast of India. Accounts of some kings were written as their biographies, ठीक है, कुछ किंग्स के बायोग्राफी लिखे गए थे, मतलब उनके जीवन पे आधारित किताब थी, जीवन पे आधारित, जैसे कि बाना भट्टा वॉज अ राइटर इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन हु रोट हर्षचरित। तो हर्षवर्धन की जीवनी पे जो लिखी गई थी उस किताब का नाम था हर्षचरित, और किसने लिखा? बाना भट्टा। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग द थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स ना। जितना आपको इंटरेस्ट आएगा आपको सारी चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी। टाइम लाइन में आ जाओ। हिस्टोरियंस स्टडी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू टाइम। अब क्या करते हैं हिस्टोरियंस? उस हिस्ट्री को समय के अंतराल पर वो चीज़ को बांट देते हैं, जैसे कि दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी और टाइम लाइन। इसी को हम लोग क्रोनोलॉजी या फिर टाइम लाइन के नाम से समझते हैं। As history deals with the past of human life, it is important that each event is linked to a fixed point of time on a suitable scale। वैसे हिस्ट्री हमको पता है वो पुरानी चीज़ों की बात है ना, पास्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ की, किसी व्यक्ति के पुराने जीवन में क्या हुआ, तो इसलिए अब हम उन चीज़ों को भूल जाएंगे, तो उन चीज़ों को एक लिंक करने के लिए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम हमें बनाना पड़ता है, और इसी के लिए वो टाइम लाइन बनाते हैं। टाइम इन हिस्ट्री इज स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ BC एंड AD, और हिस्ट्री में हम लोग समय को दो ही फॉर्म में पढ़ते हैं, BC और AD। BC माने क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ऑल डेट्स इन BC आर काउंटेड बैकवर्ड्स। तो जीसस क्राइस्ट के जो पहले का एरा था उसको हम लोग बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, और उस दौरान पुरानी जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं। AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी विच मीन्स द ईयर ऑफ द लॉर्ड। AD का फुल फॉर्म क्या हो गया? एनो डोमिनी, जिसका मतलब क्या होता है? ईयर ऑफ द लॉर्ड, भगवान का साल। दे रेफर टू द पीरियड इन हिस्ट्री आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और क्राइस्ट के जब जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट को हम लोग भगवान के नाम से जानते हैं ना, क्रिश्चियंस उनको पूजते भी हैं, है ना। जीसस क्राइस्ट भगवान के अवतार थे, तो उनके जन्म के बाद हम लोग एनो डोमिनी को कहते हैं, जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब भगवान जिस साल जन्म लिए। तो AD मतलब हम लोग न्यू जो हिस्ट्री है उसको AD के हिसाब से पढ़ते हैं, और बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट जन्म से पहले जो हिस्ट्री थी उसको हम लोग BC के नाम से जानते हैं। तो लेटर C स्टैंड फॉर कॉमन एरा। हिस्टोरियंस ऑफन यूज द टर्म CE इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC। हिस्टोरियंस क्या करते हैं? वो AD की किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? CE का। हिस्टोरियंस, हम लोग नहीं, AD की जगह पे CE का, और BCE इंस्टेड ऑफ BC की जगह पे वो लोग क्या करते हैं? BCE का इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों? CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, क्योंकि CE को वो लोग कॉमन एरा कहते हैं, और BCE माने बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। दिस इज डन टू मेक द टाइमलाइन मोर एक्सेप्टेबल टू पीपल ऑफ ऑल फेथ्स। ये ऐसा किया जाता है क्योंकि हर एक अलग अलग जो रिलीजियस जो धर्म के लोग हैं, है ना, उसको एक्सेप्ट कर सकें। जब क्राइस्ट का नाम आ गया तो सिर्फ क्रिश्चियंस एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको हिस्टोरियंस ने CE और BCE के नाम से उसको डिनोट कर दिया। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सब धर्म क्या है? भगवान सबके एक ही हैं। नेम ऑफ द लैंड, आवर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया, हिंदुस्तान और भारत सबको पता है। नेम इंडिया हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सिंधु इन संस्कृत। जो भारत जो है ये कौन से वर्ड से डिराइव किया गया, निकाला गया? सिंधु शब्द से, और ये कौन सा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। ग्रीक्स प्रोनाउंस्ड इट एज इंदोस एंड फ्रॉम इट द वर्ड इंडिया ओरिजिनेटेड। और ग्रीक्स ने क्या किया? सिंधु को किस तरीके से प्रोनाउंस किया? इंदोस, और यहीं से कौन सा शब्द ओरिजिनेट हो गया? इंडिया। पर्शियन कॉल्ड इट हिंद, हेंस इट केम टू नोन एज हिंदुस्तान। पर्शियंस ने इसको हिंद का और इसलिए हिंदुस्तान भी हमारा देश कहलाने लगा।
भारत वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। नॉर्थ वेस्ट में कुछ लोग रहते थे, ग्रुप उनका रहता था, और वो की जो कि ऋग्वेद में जिनका वर्णन है वहाँ से भारत शब्द आया, इसलिए हमारे देश को भारत भी कहा जाता है। जोग्राफिकल फ्रेमवर्क आप लोग पढ़ चुके हो पहले ही फिजिकल डिविजन्स में, इनक्रेडिबल इंडिया में क्लाइमेट के बारे में, फिजिकल डिविजन्स के बारे में सब पढ़ चुके हो। फिर से यहाँ पे एक बार देख लो। हिमालयाज इन द नॉर्थ प्रोटेक्टेड द कंट्री फ्रॉम इन्वेडर्स। हिमालय से हम लोग, जो हमारे दूसरे आउटसाइडर्स हैं, जो अदर कंट्री मैन है, उससे हम लोग क्या करते हैं, अपने दुश्मनों से हमारी हिमालय जो है हमारी रक्षा करता है। कोस्ट लाइन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एनकरेज फॉरेन ट्रेड। जो इतनी अच्छी हमारी कोस्ट लाइन है केरल की तरफ, कोंकण कोस्ट लाइन और मालाबार कोस्ट लाइन, ये दोनों क्या करती है, ट्रेड को फ्लरिश करती है, हमारे बिजनेस को बढ़ाती है, व्यापार को बढ़ाती है। ठीक है। दे मेड होम सूटेबल टू द वेदर ऑफ देयर हैबिटेट। विद टाइम द डेवलप्ड वेरी टेस्ट एंड फूड हैबिट्स। और समय के साथ हम लोगों ने क्या किया, अपने फूड हैबिट्स को चेंज किया, डेवलप किया, उन चीज़ों में बहुत सारे तरीके के चेंजेस आए। सो दीज जोग्राफिकल फैक्टर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ द रीजन्स इन डिफरेंट वे। और इस तरीके से जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं ये भी हमारी हिस्ट्री को शेप करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आप लोग पढ़ोगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, और उसके बाद एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करोगे। ठीक है क्लास, थैंक यू।